नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद सिंघम पर। साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो जारी किया गया है नोटिफिकेशन, उस नोटिफिकेशन के नाम के बारे में हम जानेंगे। क्या है नोटिफिकेशन? तो सबसे पहले हमें क्या याद करना है? सबसे पहले हमें ये जानना है कि विज्ञापन संख्या कितनी है। तो विज्ञापन संख्या है 7 परीक्षा 2023, मतलब 7 परीक्षा 2023। ये परीक्षा का जो परीक्षा संख्या जिसको विज्ञापन संख्या कहते हैं वो क्रम होता है। किसी भी चीज़ का एक क्रम होता है, ताकि उस क्रम से उस चीज़ को पहचाना जाए। तो इसका नाम, विज्ञापन का नाम क्या दिया गया है 7 परीक्षा 2023। क्या है यूपी पेट के बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में होने वाली सारी जो भर्तियां हैं अब सिर्फ और सिर्फ जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए है, सबॉर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए है। तो उसको यूपी SSSC सिर्फ एक एग्जाम कराती है। पहले उन एग्जाम में लोगों को पहले फिल्टर करती है, बाद में उसका मेंस करा के और फिर हाईएस्ट मेरिट जो उसमें क्वालिफाई करते हैं या जो मेरिट उसमें गेन करते हैं उनको सिलेक्शन दिया जाता है जितने पोस्ट है उनके सापेक्ष। तो उस परीक्षा को क्या कहते हैं? तो उस परीक्षा को कहते हैं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं हम लोग PET पेट। 2023 जारी हो चुका है। तो विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि कब है? तो 1 अगस्त 2023 है। ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि कब से है? आज से ही है, 1 अगस्त 2023 से। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा या आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि क्या है? तो 30 अगस्त 2023 तक है। तो ये हो गया विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि, आज मतलब 1 अगस्त 2023। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ होने की तिथि 1 अगस्त। और ऑनलाइन जो लास्ट डेट है सबमिट करने की, तो वो क्या है? तो वो है 30 अगस्त। इसके बाद देखते हैं जो शुल्क समायोजन है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 6 सितंबर 2023, मतलब कि जो लास्ट डेट है उससे एक हफ्ते आपको दिया जाएगा। बात करते हैं कि और इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो इसमें देखो विशेष कथन आ रहा है। इस विशेष कथन के बारे में क्या कहा गया कि उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो क्या है? अंतिम तिथि कि 30 अगस्त 2023 है। इस तिथि के बाद यदि कोई आवेदन शुल्क, मतलब इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये चीज़ इन्होंने कहा है कि 30 अगस्त लास्ट डेट है आवेदन के सापेक्ष जो शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है। इसके बाद शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा, मतलब 30 के बाद आप शुल्क नहीं जमा कर सकते हैं। आगे की लाइन कहते हैं कि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। मतलब जैसे कभी कभी होता है ना कि हम पेमेंट कर देते हैं और पेमेंट कर देते हैं, लेकिन वो पेमेंट हमारा कट भी जाता है और वहाँ पे शो भी नहीं करता है। तो इसके लिए हमें 24 से 48 घंटे चाहिए, बैंक भी कहता है, जिससे कंप्लेंट करते हैं। तो वहाँ पर भी यही कहते हैं कि 24 से 48 घंटे का समय दीजिए, आपका पेमेंट रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसीलिए 30 अगस्त जो लास्ट डेट है, तो उससे आप 4-5 दिन पहले अपना फॉर्म सबमिट कर लीजिए। आगे की लाइन कहते हैं कि अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक शुल्क का समायोजन 30 अगस्त 2023 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतम 7 दिवस के अंदर अर्थात 6 सितंबर 2023 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। ये समायोजन है। आपको जमा कब तक करना है? जमा आपका पेमेंट जो कटेगा आपके आवेदन के सापेक्ष वो 30 अगस्त तक ही कटेगा। लेकिन 30 अगस्त तक आपने कटाया, हो सकता है पेमेंट आपका अपडेट ना हुआ हो, तो उसमें आप बैंक से कंसल्ट करके 6 सितंबर 2023 तक उसका जो रेफरेंस नंबर मिलता है वो ले लीजिए और उस रेफरेंस नंबर के थ्रू आप अपना प्रिंट आउट जो है वो बाहर, मतलब आप अपना ले सकते हैं प्रिंट आउट। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमान्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। मतलब जब तक आप फाइनल प्रिंट नहीं निकाल लेते हैं तब तक 6 सितंबर 2023 से पहले आपको अपना जो भी है डिटेल वो आप संशोधित कर सकते हैं। आगे की बात देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग की 3 की शासनादेश संख्या, देखो कोई भी पत्र होता है उसका एक संख्या होता है, 1103/47 का 3/2/2020, 3/2020, 13/17 मतलब 13/17/2020, 13/17 का अंक कैसा दिया है, मतलब 13 या 17 तारीख है। दिनांक 20 नवंबर 2020 द्वारा समूह ग के पदों पर भर्ती हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। अब इस अनुमोदन जो दिया गया है उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है, जो 2017 में जैसे सरकार, जब योगी सरकार आई थी तो कहा था हम जो समूह ग और घ की परीक्षाओं के लिए, मतलब भर्ती के लिए, मतलब इसके पदों के सापेक्ष भर्ती के लिए हम इंटरव्यू समाप्त कर देंगे। तो उसी के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। उक्त शासनादेश के क्रम में कह रहे हैं कि उक्त शासनादेश के क्रम में उक्त तिथि अर्थात 20 नवंबर 2020 के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाली समूह ग के समस्त पदों पर चयन हेतु संबंधी कार्रवाई द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर की जाएगी। ओके,
यह स्पष्ट किया जाता है कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली उक्त शासनादेश की तिथि अर्थात 20 नवंबर 2020 के पश्चात विज्ञापित किए जाने वाले पदों हेतु मान्य होगी व जो पद उक्त तिथि के पूर्व विज्ञापित किए जा चुके हैं उनके सापेक्ष चयन की कार्रवाई संबंधित विज्ञापन में उल्लिखित प्रक्रिया अनुसार होगी। यहाँ पे बात की गई है यूपी पेट के बारे में कि यूपी पेट में 2 स्तरीय परीक्षा होगी। एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा जो सभी जितने लोग फॉर्म डालेंगे सब अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद जो सेकंड परीक्षा होगी वो होगी मेंस। जिस पोस्ट के लिए आपको परीक्षा देनी है उसका एक कट ऑफ रैंक जारी किया जाएगा कि इतना कट ऑफ आपका अगर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर उनका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, उनका एग्जाम होगा और एग्जाम होने के बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 3 गुना कम से कम बच्चों को पास किया जाता है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। तो इसमें इस चीज़ की बात की गई है कि प्री एक होगा जिसको पेट के नाम से जानेंगे और उसके बाद मेंस होगा। ये चीज़ इसमें बात कही गई है। अगला पॉइंट हम देखते हैं क्या कह रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए इन्होंने कहा है कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट 2023 द्वारा आयोग की वेबसाइट जो दिया गया है upsc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किए जाने होंगे तथा कोई भी फॉर्म आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब अब सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है जो आप लोग जानते हैं भली भांति। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता क्या है इसके बारे में, तो इसका पॉइंट 2 नंबर 1, 2.1 और 2.2 दिया हुआ है। देखते हैं क्या इसमें कह रहे हैं कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली जो भी है 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली। तो द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन भिन्न भिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा पीईटी में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। मतलब मैंने पहले भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में किसी भी विभाग में अगर आपको सरकारी जॉब लेनी है तो उसके लिए आपको पीईटी पास करना या उसमें प्रतिभाग लेना अनिवार्य है। कट ऑफ और मेरिट वो तो अलग की बात है। उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 का परिणाम दिनांक 25/1/2023 को घोषित किया गया था जो कि 1 वर्ष की अवधि अर्थात 24 जनवरी 2024 तक प्रभावी है। अतः आयोग द्वारा विभिन्न पदों के सापेक्ष चयन हेतु मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु जो विज्ञापन नेक्स्ट पेज में है कि जो विज्ञापन दिनांक 24/1/2024 तक निर्गत किए जाएंगे 24/1/2024 मतलब 24 जनवरी तक निर्गत किए जाएंगे उन परीक्षाओं में प्रतिभाग हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग किसके द्वारा होगी? पीईटी 2022 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। मतलब अभी चल रहा है अगस्त, आज 1 अगस्त है। अगस्त से जनवरी 2024 1 जनवरी 2024 तक अगर जो भी 1 जनवरी 2024 तक जो भी अब वैकेंसी आएंगी उनके लिए क्या अनिवार्य मान्यता है? तो अनिवार्य मान्यता है कि आपको पीईटी 2023 नहीं 2022 में आप अपीयर होने चाहिए। मतलब जो 2023 वाला पीईटी होने वाला है इसके लिए आपको 1 जनवरी से बाद आने वाली जो भी भर्तियां हैं उनमें आपको मौका मिलेगा शामिल होने का। आगे की बात कह रहे हैं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के परिणाम की वैधता अवधि समाप्त होने के उपरांत मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु निर्गत किए गए विज्ञापनों के सापेक्ष मुख्य परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। जो हमने अभी बताया कि जनवरी के बाद अगर जो भी वैकेंसी आएंगी उनमें आपकी शॉर्ट लिस्टिंग 2023 पेट 2023 के आधार पर की जाएगी। तो अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा। तो नेक्स्ट पॉइंट जरा हम कलर चेंज कर लेते हैं। इसका कलर चेंज करने के बाद अब हम बात करते हैं 2.4। इसमें कहा गया है कि यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के परिणाम या स्कोर के आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन किए जाने हेतु कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। भली बात, लोग नोटिफिकेशन पढ़ते नहीं हैं। देखो पढ़ते वो नहीं है जो एक्सपर्ट हैं, जो कई साल से परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन जो पहली बार अपीयर हो रहे हैं उनके बारे में ज़रूरी जानकारी है कि जैसे आपने पेट का फॉर्म भरा, पेट में अपीयर हुए, तो जब पेट में अपीयर हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब पा गए। ये इसकी गारंटी नहीं लेता है। जब तक आप एक सेकंड जो स्टेप जो 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली है मेंस, किसी भी पद के लिए मेंस अगर देंगे उसमें जब तक आप प्रॉपर क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे अगले स्टेज तक, तब तक आपको उस पोस्ट के लिए जो कहते हैं ना कि उम्मीदवार या चयन नहीं किया जाएगा। ये चीज़ इसमें कही गई है। अब देखते हैं कि आयोग की परिधि में आने वाले पद। लोग कहते हैं कि पेट हम क्यों दें, पेट के साथ हमें कौन कौन सी परीक्षा देनी पड़ेगी, मतलब कौन कौन से विभाग में हमें नौकरी मिलेगी। तो उनके लिए ये चीज़ महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले पदों का विवरण निम्नवत है। निम्नवत कैसे है उसको देखते हैं। देखो निम्नवत इस प्रकार है इनकी परिधि कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 की धारा 2 में निम्नवत उल्लेख किया गया है क्या कि इस अधिनियम के उपबंध समूह ख से
निम्न समूह ग के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में जिसके अंतर्गत सचिवालय के पद भी हैं और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य कानूनी निकाय में समूह ग के पदों पर भी लागू होंगे। परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्य क्षेत्र से हटा या उसमें जोड़ सकती है। जिस तरह से इसका उदाहरण ये है, इन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत उपबंध समूह खा से निम्न मतलब खा से जो बी ग्रुप है उससे नीचे समूह ग मतलब सी ग्रुप के समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में जिसके अंतर्गत सचिवालय के पद भी आते हैं। जैसे एक बार देखा होगा आपने, सचिवालय का भी आया था, जो विधानसभा में जो पोस्ट आई हुई थी जो राज्य सरकार के अंतर्गत ही आती है, लेकिन उसको आयोग UPSSC आयोग ने नहीं कराया था, वो विधानसभा ने खुद ही कराया था। वो जो विधानसभा की समीक्षा अधिकारी वाली पद आई थी, पोस्ट आई थी, तो उसके लिए। तो इस तरह से इन्होंने कहा है कि सारी ग्रुप सी की सारी पद आएंगे, इसमें सारे पद आएंगे, लेकिन ये जो राज्य सरकार है ये किसी भी नोटिफिकेशन के द्वारा ये जारी मतलब बता सकता है कि कौन सा विभाग यूपीपेट के तहत भर्ती देगा, कौन सा नहीं देगा। ठीक है। 3.2 में कहा गया कि उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 की अधिसूचना संख्या 91/28/12/47 का 3/14/13/7/2006 दिनांक 15 सितंबर 2014, अधिसूचना संख्या 1529/79 विज्ञापन 1/14 का 10/2014 दिनांक 4/12/2014 के द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 या अवलिक में ब्रैकेट में दिया गया अधिनियम संख्या 20 सन 2014 की धारा 2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वेतन बैंड 1 देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि वेतन बैंड 1। तो वेतन बैंड 1 क्या है? तो वेतन बैंड 1 आता है 5200 से 20,200 ग्रेड पे। तो ग्रेड पे रुपये कितना होता है इसका 1900 एवं इससे अधिक, किंतु वेतन बैंड 2 रुपये 9300 से 34,800 ग्रेड पे रुपये 4600 से कम के सीधी भर्ती के समस्त पद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे। अब आपको मैं इस चीज़ के बारे में समझा दे रहा हूँ कि जैसे मैं जॉब करता हूँ, तो मैं जॉब करता हूँ 42 मतलब 4200 ग्रेड पे पर जॉब करता हूँ। आयोग का कहना है कि इस पेट के तहत, जो पेट है इसके तहत कौन कौन से पोस्ट आएंगे, तो 1900 ग्रेड पे से जीपी लिख रहा हूँ तो ये समझ जाइएगा 1900 ग्रेड पे। तो 1900 ग्रेड पे से 4200 नहीं मतलब 4600 ग्रेड पे से नीचे, मतलब 4600 ग्रेड पे के नीचे कौन सा होता है, 4200 होता है। तो 1900 से 4200 तक, 4600 नहीं आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। 1900 से ग्रेड पे से 4200 ग्रेड पे तक भर्ती जो भी पोस्ट हैं किसी भी विभाग में वो पीईटी के थ्रू भर्ती की जाएंगी। आगे की बात हम करते हैं इसमें कि विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले अधियाचनों के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के स्कोर की वैधता अवधि में आयोग द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले मुख्य परीक्षा के विज्ञापनों से आच्छादित पदों पर चयन हेतु इस परीक्षा का परिणाम स्कोर प्रभावी होगा। तो विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले, देखो किसी भी विभाग से पहले अधियाचन जाता है आयोग के पास कि मेरे पास इतने जो पोस्ट हैं, इतने पद के खाली हैं और इन पद के जो हैं इन पे आयोग परीक्षा कराता है, फिर शार्ट लिस्टिंग करके उनकी जो मेरिट में आते हैं उनको भेजता है, जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में उसकी ज्वाइनिंग होती है। ये तो चीज़ हो गई हमें जानने की कि कैसे कैसे क्या होता है एक जॉब की क्रिएट करने में। अगली बात हम करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना क्या कहा इन्होंने। कहा है कि इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू है, जिसको कहते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsssc.gov मतलब gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। मतलब इनके कहने का मतलब ये है, इन्होंने साफ साफ बता दिया कि हम ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन हम नहीं लेंगे आवेदन। आवेदन भरने की प्रक्रिया क्या है, तो सबसे पहले आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करना होगा, फिर फॉर्म के जो शेष विवरण है उसको भरा जाएगा, फीस का भुगतान किया जाएगा एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। फिर लास्ट स्टेप जो है इसका वो फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है। तो ये था इसका ये चीज़। फिर अगला चीज़ नोट, इन्होंने क्या नोटिंग लगाया कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपयुक्त वर्णित समस्त प्रक्रियाएं एक बार में ही पूर्ण कर सकते हैं। मतलब जो 5 स्टेप हैं उनको चाहे आप एक बार में ही पूरा कर लें और चाहे 2-3 दिन में आप पूरा कर सकते हैं। मतलब 6 सितंबर से पहले आप कर लीजिए इसको। अगली बात कहना है कि अभ्यर्थी द्वारा आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पे ऑल नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स
पर क्लिक करने पर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी उक्त विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें, भली भांति समझ लें कि वे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 हेतु वांछित योग्यता, एक शब्द है वांछित योग्यता, अनिवार्य अर्हता, शैक्षिक व अन्य योग्यताएं धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के अंतर्गत आते हैं या नहीं। तो वांछित योग्यता क्या है? वांछित योग्यता पहले 10+2 है। अनिवार्य अर्हता क्या है? तो प्रत्येक अभी तो आपके लिए अनिवार्य 10+2 और 18 से 40 वर्ष यही अनिवार्य योग्यता है। इसके बाद जो भी पोस्ट आएंगी उनमें जैसे मान लो अब ग्राम विकास अधिकारी की आ गई तो उसमें कह दिया गया कि SSS अनिवार्य है, तो मेंस से पहले आपका SSS होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। यदि कहते हैं कि यदि अभ्यर्थी किसी सेवा नियमावली अथवा शासनादेश अथवा माननीय न्यायालय के आदेश के आधार पर आयु सीमा में अतिरिक्त शिथिलता का दावा करता है तो उसके द्वारा उक्त सेवा नियमावली, शासनादेश, माननीय न्यायालय के आदेश का विवरण तदनुसार आवेदन हेतु वांछित अतिरिक्त समयावधि का विवरण ऑनलाइन आवेदन में भरा जाना होगा। अतः आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि आवेदन हेतु अर्ह हैं अथवा नहीं, तदुपरांत ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो उसके लिए आप पर्टिकुलर जो आपका डॉक्यूमेंट लगेगा वो इसमें भरा जाएगा। यूजर इंस्ट्रक्शन में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। अतः अभ्यर्थी आवेदन भरने हेतु निम्नलिखित यूजर इंस्ट्रक्शन अवश्य पढ़ें। यूजर इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? तो जो कैंडिडेट के निर्देश हैं उनको आप पढ़ लीजिए। सबसे पहला पढ़ना जरूरी है, बाकी तो बहुत सी हैं। देखो अगर आप कहेंगे तो पढ़ेंगे, अगर समझ ज़्यादा नहीं होगा तो है कि रजिस्ट्रेशन पेज पर अभ्यर्थी को अपनी व्यक्तिगत सूचना जैसे नाम, पिता या पति का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी विवरण, श्रेणी मतलब कैटेगरी, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल पता, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, शैक्षिक योग्यता का एक या एक से अधिक जो भी हो का विवरण और अन्य प्रासंगिक सूचनाएं सही भरना है। ये चीज़ इतना आपको करना है। फिर ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 हेतु आवेदन किया गया था वे उक्त परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 हेतु पंजीकरण कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर पंजीकरण किया जाता है तो अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 हेतु भरी गई समस्त प्राथमिक सूचनाएं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के आवेदन पत्र में स्वतः प्रदर्शित हो जाएंगी, जिससे अभ्यर्थी को अपनी प्राथमिक सूचनाएं पुनः दर्ज नहीं करनी पड़ेंगी। उल्लेखनीय है कि अभ्यर्थी द्वारा अपनी रंगीन फोटोग्राफ जो पिछले 6 माह में लिया गया हो वह नमूना हस्ताक्षर की स्कैन प्रति इमेज पुनः अपलोड करनी होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि आपने अगर 2022 पेट में आवेदन किया था तो आपको सिर्फ उस पेट 2022 का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना पड़ेगा और उसके बाद आपको जो भी डिटेल आपने भरा था 2022 में सेम डिटेल वहाँ पे खुल के आ जाएगी एडिट मोड में, जिसको आप एडिट भी कर सकते हैं और उनमें से आपको अपना फोटोग्राफ है और स्कैन किया हुआ सिग्नेचर है ये अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा उक्त सूचनाएं भरने के पश्चात रजिस्ट्रेशन पेज पर नीचे की ओर एंटर वेरिफिकेशन कोड में दिखाए गए वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट करने के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। फॉर्म सबमिट होते ही दूसरे पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रदर्शित होगी जिसमें 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर विवरण सहित प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी इसकी प्रति मुद्रित अवश्य कर ले, जिसका उपयोग भावी कार्यों हेतु के समय रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट ना कर सका है तो ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि तक वेबसाइट के एप्लीकेशन सेगमेंट में नो योर स्टेटस के अंतर्गत प्रिंट डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन स्लिप पर प्रिंट कर सकता है। मतलब जैसे आप भर रहे हैं, आपने पेमेंट कर दिया, फिर आपका जैसे कभी कभी होता है पेज ही गायब हो जाता है, ना रजिस्ट्रेशन नंबर पता होता है और ना हमें जो पेमेंट रेफरेंस नंबर आता है वो नहीं पता होता है। तो इसके लिए घबराना नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपका एक बार चला जाता है तो आप जाके कहाँ पे नो योर स्टेटस के अंतर्गत डिटेल भर के अपना प्रिंट डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नंबर स्लिप बटन पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के बारे में इसमें दिया गया है। क्या है? चेहरे की छवि स्पष्ट होनी चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक चमक या छाया नहीं होनी चाहिए, ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो, चेहरे के दोनों किनारों कान साफ दिखते हो, चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ होनी चाहिए और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए, कैमरे पर नज़र सीधी हो, अभिव्यक्ति तटस्थ हो, आँखें खुली मुँह बंद हो। मतलब ऐसा ना हो कि आप जैसे सेल्फी लेने के पोज में हंसते हुए फ़ोटो खींच दे रहे हैं, ऐसा नहीं। तो अभिव्यक्ति तटस्थ हो, मतलब अभिव्यक्ति जो आप प्रदर्शित करना चाहते हैं वो ना हो। सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। फोटो का आकार 3, ये बहुत ज़रूरी है, यहीं पे फंस जाता है मामला जब आप लोग खुद से फॉर्म भरते हैं। 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जिसमें फ़ोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो। फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो। तो यह है फोटो का के लिए निर्देश। अभ्यर्थियों का फोटोग्राफ, एक और विशेष बात, अभ्यर्थियों का रंगीन फोटोग्राफ उपयुक्त निर्धारित मानक के अनुरूप होना चाहिए, जिसकी फाइल का अधिकतम साइज 50 KB हो। अभ्यर्थी अपनी रंगीन फोटोग्राफ JPEG लोग क्या करते हैं, PNG फोटो खींचा फ़ोन से, PNG में आ गया तो उसको जाके उन्होंने अपलोड कर दिया और इस तरह से उनका फ़ोटो एरर बताता है या अपलोड फेल बता देता है। तो इस तरह से वो परेशान हो जाते हैं, जान नहीं पाते हैं। फिर अगला बात कहा गया है इसमें
कि जो भी है इसमें क्या बात कही गई है कि प्रारूप में स्कैन कर अपलोड करेंगे। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर हिंदी या अंग्रेजी में निर्धारित मानक 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा 1.5 सेंटीमीटर लंबा के अनुरूप होना चाहिए। JPEG और JPG प्रारूप में फाइल का आकार 30 KB होना चाहिए। इतना ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका फ़ोटो कितना 50 KB और सिग्नेचर जिसको कहते हैं साइन कितना 30 KB के अंदर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए फाइल का साइज। और JPEG या JPG क्या कहते हैं फॉर्मेट में होना चाहिए। घोषणा करना है, इसके लिए भी आपको सब चीज़ ध्यान से पढ़ के घोषणा करना है। इसके बाद देखते हैं क्या दिया गया है। फीस भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना, ये कैसे करना है इसको फॉर्म भर के मैं बता दूंगा। फिर अगली चीज़ इसमें क्या दिया गया है, बहुत सी चीज़ें। आवेदन शुल्क, हाँ आवेदन शुल्क जानना जरूरी है। देखो आवेदन शुल्क जनरल के लिए सामान्य जिनको कहते हैं आवेदन शुल्क तो 160 है, लेकिन ऑनलाइन फीस जो ऑनलाइन प्रक्रिया करने का शुल्क जो लगता है उसका 25 रुपये कट जाता है। टोटल आपको कितना पे करना पड़ता है 185 रुपये। और यही OBC के लिए भी है, लेकिन SC और ST के लिए अलग अलग है और सेम भी है। 70 रुपये तो आवेदन शुल्क है, 25 रुपये देखो सरकार है, सरकार तो कर रही है आवेदन शुल्क में इनको छूट दे दिया, लगभग 90 रुपये का छूट दे दिया, लगभग नहीं पूरे के पूरे 90 रुपये का आवेदन शुल्क में छूट दिया। लेकिन ऑनलाइन जो प्रक्रिया है उसने छूट नहीं दिया, तो उसने छूट नहीं दिया, उसने अपना फीस लिया कितना, तो टोटल इनका पड़ जाएगा 95 रुपया SC ST का। दिव्यांगजन हेतु सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये, सरकार कुछ नहीं ले रही है, ऑनलाइन प्रक्रिया ही 25 रुपये पड़ेगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिकों, कुशल खिलाड़ियों एवं महिला अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित मूलभूत श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। फॉर्म का प्रिंट आउट लेना, अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वो अपना आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप प्रिंट एप्लीकेशन सेगमेंट में नो योर स्टेटस के अंतर्गत प्रिंट डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म बटन पर क्लिक कर अवश्य प्राप्त कर लें। अभ्यर्थियों को अभिलेख समीक्षा परीक्षण के समय इस फॉर्म की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जा चुका है और अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, ऐसी स्थिति में वो आयोग की वेबसाइट होम पेज पर जाकर एप्लीकेशन सेगमेंट के अंतर्गत अपडेट योर ट्रांजैक्शन ID बाई डबल वेरिफिकेशन पर क्लिक कर शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि से पूर्व अपना शुल्क जमा कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन कैसे करें, कुछ लोगों का गलत हो जाता है, तो उनके लिए ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने के बाद ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकता है। ऐसा नहीं कि आपने एक पार्ट रजिस्ट्रेशन कर दिया फिर आप कह रहे हैं कि लाओ रजिस्ट्रेशन में हम अपना संशोधन कर लें, तो नहीं होगा। पूरा जब सबमिट कर देंगे तब जाके आपका बाद में संशोधन के लिए ये हो जाएगा। संशोधन हेतु अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट की होम पेज पर उपलब्ध मोडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर वांछित विवरण भरने के उपरांत जब लॉगिन करेंगे तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल पर एक OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड। अभ्यर्थी द्वारा इस OTP को प्रविष्ट करने के उपरांत उसका भरा हुआ आवेदन पत्र खुलेगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के किसी भी फील्ड को संशोधित कर सकता है, परंतु वह अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर ईमेल में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकता है। सारी चीज़ आप संशोधित कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर और जो ईमेल ID आपने दिया है उसमें संशोधन नहीं होगा। आवेदन पत्र में संशोधन इस विज्ञापन में उल्लिखित संशोधन की अंतिम तिथि 6 सितंबर 2023 तक ही अनुमान्य है। उक्त तिथि के उपरांत आवेदन में संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। इस संबंध में त्रुटि सुधार हेतु कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। 14 पेज दिए गए हैं, बहुत लंबा है। शैक्षिक अर्हता क्या है, तो शैक्षिक अर्हता क्या है इनकी, देखो शैक्षिक अर्हता क्या है कि पेट 2023 में हाई स्कूल या समकक्ष या उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। हमने 10+2 पहले बताया था, लेकिन हाई स्कूल वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल या समकक्ष या उच्च शैक्षिक अर्हता धारित कर ली गई है, वे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 हेतु आवेदन कर सकते हैं। मतलब 10 मिनिमम आपको 10 पास होना जरूरी है। आगे की बात करते हैं आयु सीमा। तो आयु सीमा 1 जुलाई 2023 को न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो तथा 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त ना की गई हो, पेट के 2023 हेतु पात्र होंगे। ओके, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि समय समय पर जारी अधिनियम शासनादेशों के अनुसार आरक्षित विशेष वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट अनुमन्य होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा में उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। दिनांक 28/11/1985 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट 1 जुलाई 2023 को इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि उनकी संपूर्ण सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में से घटाकर परिणाम स्वरूप शेष आयु निर्धारित आयु से 3 वर्ष अधिक न हो।
बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है, एक बार फिर से आप इसको ध्यान देके पढ़ लीजिएगा। दिव्यांगजनों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यतन मतलब जो नए अपडेट हुए हैं उनमें क्या है, नवीनतम विद्यमान शासनादेश 3 फरवरी 2008 के अनुसार अधिकतम आयु में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। अगली चीज़, ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन हेतु अधिकतम आयु सीमा पूर्ण कर चुके हैं परंतु विभाग की संगत सेवा नियमावली शासनादेशों मान्य उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त करते हुए आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन में तदनुसार पूर्ण विवरण अंकित करते हुए आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि जो जिनका मान लो जैसे कहते नहीं 5 वर्ष का छूट है उनको, कुशल, अभी हमने बताया कि कुशल खिलाड़ियों को 5 वर्ष का छूट दिया गया, लेकिन उनका जैसे मिनिमम मैक्सिमम 40 है, अब 40 वो पूरा कर चुके हैं तो वो 45 तक भर सकते हैं, उनकी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी उनको। इस तरह से जो ये डार्क में पॉइंट लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार ध्यान से पढ़िएगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 का परिणाम घोषित होने के उपरांत आयोग द्वारा निर्गत किए जाने वाले विज्ञापनों या उससे संबंधित मुख्य परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा की गणना विभागों से प्राप्त अध्याचन संगत सेवा नियमावली एवं विज्ञापन में दिए गए प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। आरक्षण के बारे में जानते हैं क्या है, प्रारंभिक परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। तो प्रारंभिक परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।